कतरा अब यह एहतिजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर यह भी चाहता है उसे रास्ता मिले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव, आप हैं हमारे साथ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की केमिकल स्पीसीज की स्टेबिलिटी के बीच कंपैरिजन पता करेंगे, उनके बॉन्ड ऑर्डर को देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए इनके बारे में हम समझेंगे। आज अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि हमें एक नई थ्योरीज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारी थ्योरी को, केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के पढ़ रहे थे, फिर भी मुझे इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एमओटी की नीड क्या है, क्या जरूरत पड़ी। सबसे पहले मेरे दोस्तों, इससे पहले हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज थी। पीबीटी थी, हाइब्रिडाइजेशन की बात हम लोग कर रहे थे, हम लोग वसेपर थ्योरी की बात कर रहे थे। ये बहुत सारी थ्योरीज थी जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से समझा रही थी। ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी समझा रही थी, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे जिसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। साथ ही साथ मॉलिक्यूल बनने के बाद में उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जैसे अगर मेरे दोस्तों, अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल हम सबसे पहला लेते हैं जो आपका वेल नोन एग्जांपल है, दैट इज योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि ऑक्सीजन हमारा क्या है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। क्या है ये, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, मुझे ये से पता करना है। मुझे मालूम है कि पैरामैग्नेटिक होने का मतलब क्या है, यदि किसी मॉलिक्यूल के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्या मतलब है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की अगर कॉन्सेप्ट होगा तो वो डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन फील करेगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करेगा। इसका मतलब अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो समझूं, तो अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होंगे, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। तो एक बार अगर हम इसको समझें और समझते हुए अगर आगे बढ़ें, तो अगर हम वीवीटी के अकॉर्डिंग अगर हम मॉलिक्यूल को बनाना चाहें तो मेरे दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ऑक्सीजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपको मालूम है 2s2 एंड 2p4। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में आप 4 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 4 में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली आपका दूसरा एटम भी होगा, उसके पास भी यही सिचुएशन आएगी। और ऐसा करते समय अगर हम इसकी बॉन्डिंग को समझें तो यानी दोनों ऑक्सीजन एटम के पास जो p ऑर्बिटल है, तो 2 p ऑर्बिटल सिंगली फील्ड हैं, और ये 2 p ऑर्बिटल सिंगली फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। यानी ये भी आपका पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। और ये एटॉमिक सिचुएशन में ये जो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, ये दूसरे वाले एटम के साथ बॉन्ड बनाते समय ये भी पेयर्ड हो गए। यानी अगर हम वीवीटी के अकॉर्डिंग अगर हम O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो O2 मॉलिक्यूल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। अगर ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। मेरे दोस्तों अगर मैं वीवीटी के अकॉर्डिंग बात करूं, सिमिलरली मेरे दोस्तों हमने खूब अच्छे से पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से भी अगर आप देखिएगा तो भी मुझे यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही मिलेंगे। यानी अगर इन सारी थ्योरीज की अगर बात मान लें तो ऑक्सीजन हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। डायामैग्नेटिक का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन फील करेगा। बट अफसोस ये है कि जब हमने ऑक्सीजन को एक्सपेरिमेंटली चेक करने की कोशिश करी तो ये हमारा क्या मिला, पैरामैग्नेटिक। क्या था ये, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल था। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील कर रहा था।
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ऑक्सीजन को हमने मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करा कर देखा, लगा कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करता है, इट मीन से पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा। कैसे पॉसिबल है? आप इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को भी आप देखें, वहां से भी अगर आप देखिए तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर आप बनाइए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर वाली सिचुएशन, ये दो आपके ऐसे दिखेंगे। ऑक्सीजन की इनकी बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे जब ये बांड बनाता है तो बांड बनाते हुए इस तरह से आप समझ लीजिए ये भी पेयर्ड हो जाएगा, ये भी पेयर्ड हो जाएगा, और इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर को भी जब बनाया होगा तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यहाँ भी जो इसके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर में, वो भी बॉन्डिंग के बाद पेयर्ड हो जाते हैं। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, वीवीटी थ्योरी, दोनों इसे डायामैग्नेटिक कह रही थी, बट एक्सपेरिमेंटली ये पैरामैग्नेटिक था। कैसे? अब इसकी इस प्रॉपर्टी को साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं O2 मॉलिक्यूल में O2 प्लस O2 माइनस इनकी स्टेबिलिटी को लेकर कर अगर हम बात करें तो भी अदर कोई थ्योरीज नहीं बताती थी। मॉलिक्यूल बनने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के दूसरी थ्योरीज बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही थी। अगर मैं आपसे पूछूं ये सारे केमिकल स्पीसीज में O2 O2 माइनस O2 माइनस 2 O2 प्लस O2 प्लस 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, इनका अगर कोई आर्डर करना हो या ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्पीसीज की बात करेंगे तो उसके बारे में वीवीटी या अदर थ्योरीज अच्छे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक नई थ्योरीज की जरूरत पड़ी, दैट इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एमओटी। क्या बोला? एमओटी। एमओटी आप पढ़ने जा रहे हैं भैया, दैट इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसमें हम आगे पढ़ें, इसको हम आगे समझें, तो आप देख लीजिए भैया ये दो हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे प्रपोज किया। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इसकी जो स्लाइड फीचर है, इसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसमें नंबर 1 ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वाओ, यह एक वर्ड हम समझ पा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर को जब हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको भी समझने की जरूरत है क्योंकि अभी तक तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल कह रहे थे, ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर रहे थे, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कर रहे थे, और वो सारे ऑर्बिटल हमारे एटम के होते थे। बट यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? सेम एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। सबसे पहले मुझे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ये जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ रहे थे, जितनी भी थ्योरीज, उन सारी थ्योरीज में हम बात करते थे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और वो भी स्पेशली वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की बात कर रहे थे। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल की हम बात कर रहे थे, आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल की बात कर रहे थे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सारी बात कर रहे थे। लेकिन इस यमोटी ने ये कहा कि जिस तरह से किसी एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वैसे ही जब कोई एटम आपस में कंबाइन होता है और कंबाइन होकर के जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। साथ ही साथ केवल ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोकस नहीं करता है, ये सारे ऑर्बिटल सारे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ये फोकस करता है, यानी ऑल इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑल ऑर्बिटल्स की बात करता है। ये केवल आउटर मोस्ट शेल पर ही आपको फोकस नहीं करना। अब ये ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कैसे होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कैसे होता है जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने योग्य है। तो मेरे दोस्तों, ये जो मेरा यमोटी है, ये यमोटी क्वांटम मैकेनिक्स को, एटॉमिक ऑर्बिटल को यानी एटम को समझते हैं, मैंने जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था उस क्वांटम मैकेनिक्स के अप्रोच को अपने में इंक्लूड करती है। और इंक्लूड करते हुए आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानते हैं? वेव। और इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए हर एक वेव का एक वेव फंक्शन होता है, और उस वेव फंक्शन को हम क्या लिखते हैं?
वेव फंक्शन को आप साई से लिखते थे, और अगर हम दो डिफरेंट एटम मान ले, एक एटम ये है एक एटम बी है, तो इसके लिए वेव फंक्शन ए होगा और इसके लिए वेव फंक्शन बी होगा। और जब दो एटम एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो इनके वेव फंक्शन आपस में कंबाइन होंगे, वेव फंक्शन आपस में कंबाइन होंगे। इन वेव फंक्शन का यानी वेव के कॉम्बिनेशन का मतलब मेरे दोस्तों, आप फिजिक्स में एक फिनोमेनन पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस। यानी क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस, जिसे आप पढ़ेंगे व्यतिकरण। और इस व्यतिकरण से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा और वहीं से हम यहाँ पर इस सारे ऑर्बिटल्स को हम लोग समझेंगे किस तरह से इनका कॉम्बिनेशन होता है। अगर मेरे दोस्तों आपको इंटरफेरेंस पता हो, या फिजिक्स में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, जिसे आप व्यतिकरण कहते हैं, इस व्यतिकरण की बात करें तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या समझ पा रहे हो? अगर हिंदी में बोलें तो समपोषी व्यतिकरण, और आप दूसरा बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। सेम फेज में जब दो वेव एक दूसरे से मिलती हैं, ऐसे आप अच्छे से समझोगे, बट यहां पर हम केवल हल्का सा ऐसे दे रहे हैं। दो वेव अगर हैं तो अगर वो सेम फेज में मिलेंगी और सेम फेज में मिलने के बाद में जो उनका रिजल्टेंट वेव फंक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। ये क्या है? समपोषी। अगर इसका उल्टा हो जाए तो वेव यहाँ लैप्स मार जाते हैं, ये ऐसा कुछ आप पढ़ेंगे। तो ये जो समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की जो बात आप करते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, ठीक ऐसे ही जब दो वेव फंक्शन का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो अलग अदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनेंगे, उनको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या तो बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। अगर यही अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ऐसी स्थिति में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मुझे मिलेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब ABMO। कुछ अभी कम समझ पाए? हाँ मेरे दोस्त, अभी थोड़ा सा कम समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि अगर आप ये फिजिक्स में व्यतिकरण को समझ लिया होगा तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाया तो यहाँ पर इन सारे टर्म्स को आप समझ के रखिएगा, हम लोग वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो ये ऑर्बिटल्स यानी जब ये जो दो वेव हैं, वेव कैसे कंबाइन होते हैं, इसी तरह से आप वेव फंक्शन को कंबाइन कर रहे हैं। फिर ये जो आपका ओवर ये जो दिखा रहे हो, इसको हम और भी नाम देते हैं अलग तरीके से। एक होता है एडिटिव ओवरलैप, एक होता है सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप, ऐसा भी हम वर्ड यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं, वही चीज कि वेव फंक्शन कैसे आपस में कंबाइन हो रही है इस तरह से। ये आपका जो सिचुएशन है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है, ये आपका जो सिचुएशन है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का है, ये आपका कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रहा है, ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। और आप ये भी खूब अच्छे से जानते होंगे कि जब भी ये जो वेव फंक्शन कंबाइन होंगे, इसमें जो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आप करते हैं, इससे जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप समझते हैं, ये सारी चीजें तब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप इस साई का स्क्वायर करते हैं। क्योंकि जैसे आप साई का स्क्वायर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, जिसे आप ऑर्बिटल कहते हैं। मेरे दोस्तों, क्या ये समझ पा रहे हो? इसको थोड़ा अगर हम और डिटेल में बात करें आपसे, तो ये समझ लीजिए, ये जो आपका दो एटॉमिक स्टेट में
एक एटम का वेव फंक्शन ए है, दूसरा एटम बी, उसका वेव फंक्शन बी है। अगर हम इनको आपस में जोड़ें साई ए बी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मिलेगा एक बार साई ए प्लस साई बी, दूसरा जो आपका मिलेगा साई ए बी वो आपका मिलेगा साई ए माइनस साई बी। आप वही डिस्ट्रक्टिव कॉन्स्ट्रक्टिव आप ध्यान दें, इनका सिचुएशन क्या है, बॉन्डिंग, ये सिचुएशन क्या है, एंटी बॉन्डिंग। लेकिन ये तब तक मीनिंगफुल नहीं होगा जब तक कि इसका हम स्क्वायर नहीं करेंगे, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो मेरे दोस्तों मुझे मिलेगा साई स्क्वायर ए बी इक्वल टू साई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद रखिए साई ए साई बी का होल स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों आपको जो ये मिलेगा इसमें आप समझ जाएंगे कि साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। समझ पा रहे हैं? सिमिलरली साई स्क्वायर ए बी जब आपका निगेटिव वाला है तो साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर आपको मिलेगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। क्या यहां तक की बातें आपके समझ में आ रही हैं? अगर यहाँ पर इतनी बात आप समझ पा रहे हो मेरे दोस्त, तो ये जो सिचुएशन है ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हम कर रहे हैं। बार बार आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में हम बहुत सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। यानी मेरे दोस्त यहाँ पर जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं बीएमओ आपका कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या हम बात करें एडिटिव ओवरलैप, और इन सब का परिणाम होगा एटम के दो न्यूक्लियाई आपस में अट्रैक्शन फील करेंगे। और अट्रैक्शन फील करने का मतलब ये लोअर एनर्जी की सिचुएशन है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप फिर से समझ लीजिए कि आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, या इसे आप कह लीजिए सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप की आप बात कर रहे हो। इस सिचुएशन में ए और बी के बीच में रिपल्सन फील होगा, और रिपल्सन फील होने का मतलब ये हायर एनर्जी की सिचुएशन है, और हायर एनर्जी की सिचुएशन में आप समझ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब आप इस तरह से आप समझ गए किस तरह से दो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और इनके बीच में एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन से किस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इसको आप बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली आप समझ गए हैं। अब हम लोग इसे ग्रामेटिकली भी ग्राफिकली भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग कुछ फिगर से भी कुछ शेप से भी हम समझेंगे कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके कैसे कैसे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनाते हैं। अगर यहाँ तक की यात्रा मेरे दोस्त आप समझ गए हों तो आप आ जाइए कैसे हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एस ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल ये है, ये एस ऑर्बिटल है, और दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो एक बार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और एक बार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त? ये देखिए दोनों न्यूक्लियस किस तरह से एक दूसरे से अट्रैक्शन की फीलिंग कर रहे हैं। एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको हम सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, सिग्मा 1s बॉन्डिंग। और ये आपका सिग्मा स्टार 1s स्टार लगा देंगे तो एंटी बॉन्डिंग है, और आप समझ भी गए हो कि एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा होती है तो हायर एनर्जी के सिचुएशन में है। ये किस तरह से दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, कैसे इनका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनता है, जिसको आप इस थोड़ा सा इसको आप एक बार देखिए कैसे दो एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहा है और फिर उसके बीच में ये एडिटिव कॉम्बिनेशन है। समझ पाए? देखिए दोनों के बीच में किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और ये अट्रैक्शन की सिचुएशन है। ये कौन सा है? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है।
ये सिग्मा, चाहे 1s की बात करो चाहे 2s की बात करो, तो s ऑर्बिटल की बॉन्डिंग है, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग की बात हो रही है। समझ पा रहे हो? सिमिलरली अगर आप देखें तो ये सिचुएशन जो आपका है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एंटी बॉन्डिंग की बात हो रही है। दो एस ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप करते हैं, किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं कि बीच में देखिए नोडल प्लेन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो मिली कि नहीं मिली? ये जो आप देख रहे हो केस, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में जीरो हो गई, यानी जीरो होने का मतलब ये नोडल प्लेन है। समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त? किस तरह से ये दोनों आपस में आ रहे हैं? ये आपका सिग्मा स्टार 1s है। 2s होगा तो सिमिलरली ऐसे 2s होगा, बशर्ते साइज उसकी बड़ी हो जाएगी। यानी आप यहाँ पर फिर से अगर देखना चाहें तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से जब दो एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग वाले में ये आपका नोडल प्लेन मिल रहा है, नोडल सरफेस मिल रही है, और यहाँ पर ऐसा कोई नोडल सरफेस नहीं मिल रहा है। समझ पा रहे हो ना? ये एंटी बॉन्डिंग वाला है और ये वाला बॉन्डिंग वाला है, आप समझ गए होंगे। अगला यहाँ पर आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को डिटेल में देख लिया, फर्दर आप इनको एक साथ देख लीजिए, किस तरह से बॉन्डिंग का अप्रोच है, किस तरह से एंटी बॉन्डिंग का अप्रोच है। कैसे कि आपको यहाँ नोडल सरफेस आपको दिखता है और किस तरह से यहाँ कोई नोडल सरफेस नहीं दिख रहा है। सिमिलरली मेरे दोस्त आप आगे बात करें, ऐसे ही पी ऑर्बिटल में भी जब पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो एक बार इनका एडिटिव ओवरलैप होता है। एडिटिव का मतलब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उस कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एक बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपका डिस्ट्रक्टिव वाला है। समझ गए ना? ये एंटी बॉन्डिंग वाले रीजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसकी एनर्जी हाई होती है। और फिर यहाँ पर आप इसे देख लीजिए, दूसरा आप देखिएगा तो दूसरा आपका मिल रहा है ये कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ये आपका मिल गया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा पी जेड बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार पी जेड है, स्टार लग जाए समझो वो एंटी बॉन्डिंग वाला है। समझ गए ना? बिना स्टार वाला बॉन्डिंग, और स्टार लग जाए इसका मतलब वो हायर एनर्जी स्टेट में है। ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग वाली सिचुएशन। यहाँ पर भी आप नोडल सरफेस को आप देख करके अच्छे से आप समझ सकते हैं किस तरह से कितने नोडल सरफेस हैं। सिमिलरली मेरे दोस्त अगर हम पी ऑर्बिटल की लेटरल, बिल्कुल वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीवीटी के अकॉर्डिंग ही आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझेंगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड को जिस तरह से पी ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बनाता है तो लेटरल वाइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये पी आपका ओवरलैप करेगा, अगर वो ओवरलैप में कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी एडिटिव ओवरलैप की बात कर रहा है, तो इस तरह से आपका बॉन्डिंग वाला सिचुएशन बन जाएगा। ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये जो आपका है ये पाई स्टार, यानी पाई स्टार आपका क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। शेप को आप देख करके अच्छे से आप समझ सकते हैं। और हम आपसे होमवर्क में नोडल सरफेस पूछ लेते हैं कि इसमें कितने नोडल सरफेस हैं और उसका अरेंजमेंट किस तरह से है। मेरे दोस्तों अगर इसको भी आप फिगर में बहुत अच्छे से एक तरह से एनिमेशन में देखना चाहें तो आप आगे इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, किस तरह से आपका ये बॉन्डिंग वाला जो सिचुएशन है जिसमें आप कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करके बॉन्डिंग वाला बना रहे हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप बना रहे हैं। और आप इसको देखिए और देख करके आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरह से मेरे दोस्तों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस तरह से एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है और फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने की बात होती है तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन टू डिफरेंट वेज में होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपको दो अलग अलग टाइप के मिलते हैं। एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मेरे दोस्तों इन सारे टर्म्स को आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो बिना देर किए हुए इन सारे टर्म्स को आप समझते हुए चलें और फिर हम आपसे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या आप मेरी बात समझ चुके होंगे? आप इसको पढ़ते हुए हमें पूरा भरोसा है कि अब तक जो हम डिस्कशन किए हैं उसे आप अब तक समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं मोनोसेंट्रिक होते हैं। मोनोसेंट्रिक का मतलब एक ही न्यूक्लियस से प्रभावित होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने न्यूक्लियस हैं उन सबसे प्रभावित होते हैं। तो यही आपका हो गया, ये कक्षक है।
ठीक है, आणविक कक्षक पॉलीसेंट्रिक होते हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। किस तरह से ये संयोजित होते हैं, इनमें वियोजित होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप के होते हैं, कौन-कौन से? बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग वाले। आप समझ गए होंगे ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनमें भी जो इलेक्ट्रॉन के भरने का जो सीक्वेंस है बिल्कुल वही है जिस तरह से अफबाउ पाली और वुंश रूल की हम लोग बात करते थे। आप इसे पढ़िएगा, ये नोट्स बनाने में बहुत काम करेगा और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये देख रहे हो ना, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। मेरे दोस्तों, यहाँ तक की यात्रा आप बहुत अच्छे से मजे के साथ समझते हुए यहाँ तक आप लोग समझ लिए हैं, और अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो हम फिर अपने सेशन को आगे की ओर बढ़ाएं, और आगे की ओर बढ़ाएं तो आप यहाँ पर देखते हुए इसको भी वही समझ जाइएगा। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, सिचुएशन है, इसमें कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मेरे आप कुछ प्रश्नों का जवाब देते हुए हम सेशन को आगे की ओर बढ़ाएं। क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होते हैं वो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। इसमें कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है आपको मालूम है। मॉलिक्यूल सिग्मा भी है, सिग्मा स्टार भी है, पाई और पाई स्टार भी है। अभी आप समझ ही गए हो किस तरह से। कंडीशन की बात करें तो इनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। अगर पीजेड है तो पीजेड से ही ओवरलैप करेगा, पीएक्स या पीवाई से नहीं करेगा। तो दो कंडीशन है, एनर्जी लगभग सेम हो और साथ ही साथ सिमेट्री भी सेम हो। प्रॉपर सिमेट्री विद कंपेरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप करके यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर इतनी स्टोरी आपके समझ में आ जा रही है तो फिर मेरे दोस्त यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस आ जाता है। इस सीक्वेंस को आप ध्यान में रखें। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो इस सीक्वेंस को आप समझ के रखेंगे। पाई वाला यहाँ पहले भरेगा और सिग्मा यहाँ बाद में भरेगा। इधर की सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, ये बिल्कुल इक्वल है और ये वाली सिचुएशन इक्वल है। बस केवल और केवल डिफरेंस इतने में हो जाता है और इसी का सीक्वेंस चेंज होता है। हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर पाई पहले आ गया, सिग्मा बाद में भरा गया। पाई पी के जो पाई है दो वो पहले भर गए, सिग्मा बाद में भरा गया। और 14 के बाद में यानी 15वें इलेक्ट्रॉन के बाद से आप देखोगे तो सिग्मा पहले भरा जाएगा, फिर पाई भरा जा रहा है। इसको आप देखिए और देख करके आप यहाँ तक की बात आप अच्छे से समझ सकते हो। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग इस पर आगे की ओर बढ़ते हैं। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का जो सिचुएशन है इसको आप समझते हुए आप यहाँ तक की यात्रा आप कर लिए हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये भी आप समझ जाएंगे। बॉन्डिंग की सिचुएशन में स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगा तो कम स्टेबल यानी अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। फिर आप इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आप आगे की तरफ बढ़ें, तब तक कि हम आपसे कुछ प्रश्न और पूछ लेते हैं लगातार। अब जब हम इतनी बात समझ लिए हैं मेरे दोस्त, यहाँ तक की सिचुएशन समझ गए, यहाँ सिचुएशन समझ गए, अब हम आपसे बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम क्या है। ये जो आप सीक्वेंस आप बना के लाए थे अभी, ये इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे, इस चीज को भी समझने के लिए हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए हम अपने सेशन को आगे की तरफ ले चलते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्तों हमारी आपकी बात हो रही थी मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम N2 और O2 के लिए, जिस तरह से ये दोनों अलग अलग हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। इनको समझना बहुत आसान है। आप देखोगे तो ये आपको ये हो सकता है कि बड़ा भारी भरकम लगे, इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। N का मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यानी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। जब N2 की बात करते हैं तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए सीक्वेंस अलग है, अभी आप देख ही लिए हैं। और 14 के ऊपर अगर हैं 14 के लिए या 14 से कम, 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन के लिए सिस्टम दूसरा है, और 14 के बाद यानी 15 से लेकर के आगे तक की सिचुएशन के लिए सीक्वेंस अलग है। तो आप बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये बना कैसे है, किस तरह से बना है, मेरे दोस्तों इसी को अच्छे से समझना है। आप इसको अपने लेवल से समझें, इसके लिए आपको हम अपने तरीके से समझा रहे हैं, आप परेशान ना हो। जैसे कि आप समझिए, दो एटम है, एक एटम हमारा ए है, एक एटम हमारा बी है। ये जो हम ग्राफ इधर खींच रहे हैं, इस ग्राफ को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। क्या है कि एनर्जी ऊपर की तरफ चलेंगे तो बढ़ रही है, और अगर एनर्जी बढ़ रही है तो ए के पास क्या है, 1s 2s और 2p। ऐसे इसके पास भी 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है। दूसरी बात क्या है आपको मालूम है, यस में
एक ऑर्बिटल होता है, यस में एक ऑर्बिटल होता है। पी की बात करें तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है जब दो एटम के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैप करते हैं तो जितने ओवरलैप करेंगे आपस में कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक बॉन्डिंग वाला बनता है, ये एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, और जब ये कंबाइन हुए ए बी बनाए तो उनका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जैसे 1s आपस में मिला तो एक बार 1s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग वाला है। दूसरा आपका सिग्मा स्टार 1s, यानी सिग्मा स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला 1s है। अगला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वही सिचुएशन आपको मिलेगी, यहाँ पर फिर वही सिचुएशन आपको मिलेगी, और इस तरह से आपको मिल जाएगा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। जब P की बारी आएगी तो P में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट, बाकी और कुछ नहीं। अगर आप इतनी बात समझ गए तो इसमें से अगर 14 के अंदर की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आप P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 में से एक आपका सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। भाई आप ऐसे ही तो बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर होगा। तो जब दो एटम एक दूसरे के अप्रोच में आएंगे तो एक ऑर्बिटल तो P का हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करेगा, बाकी जो बचेंगे वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। आप किसी को भी P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px, Py, Pz, आप किसी एक से हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए, बाकी दो से आप पाई बना लीजिए। बट हमारी जो एनसीईआरटी है वो जेड एक्सिस को क्या मानती है, वो रेफरेंस एक्सिस मान लेती है। तो जेड एक्सिस को हम यहाँ क्या मान लेते हैं, सिग्मा। बाकी कोई जरूरी नहीं है कोई कि जेड पीजेड ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बट हम यहाँ मान लेते हैं कि जो जेड एक्सिस है वो हमारा रिफरेंस एक्सिस। कोई बात नहीं भैया, हमारे पास जो तो पी ऑर्बिटल है तो हमारे पाई ऑर्बिटल बॉन्ड बना लेंगे। तो पाई क्या है, 2px, पाई क्या है 2py, और जो आपका सिग्मा बनाने आ रहा है वो सिग्मा आपका है 2pz। समझ गए? हालांकि इसको भी थोड़ा ऊपर बनाना है, दोनों की एनर्जी उससे कम है। फिर इसके बाद में चले आइए भैया, पाई एंटी बॉन्डिंग वाला बन जाएगा और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला बन जाएगा। इस तरह का जो ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा ये है किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, इसकी एनर्जी कम, फिर इस तरह से, और साथ ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी का सीक्वेंस है। अगर आप यहाँ तक की बात समझ गए तो वही चीज तो है, 1s 1s 2s 2s 2p 2p। समझ गए? आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है उसके अकॉर्डिंग आप भरते आप यहाँ तक चले गए, क्योंकि 14 के पहले की बात है तो पाई वाले पहले आ गए, सिग्मा वाले बाद में आए, उसी हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉन भरते हुए चले गए। अब मेरे पास जरूरत पड़ती है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालें। जब बॉन्ड ऑर्डर की बात होती है तो फार्मूला आपके पास है, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। आपने इसे डिवाइड किया, कैलकुलेट किया, आपको मिल गया। कैसे कैलकुलेट किया, देखिए ये जो सिग्मा 1s ये बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये वाला सिग्मा 2, इसको आप कैलकुलेट करो, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाएंगे सिग्मा वाले में, टोटल कितने मिले 6। पाई की बात करो, वो सॉरी एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 1s यानी ये भी एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s ये भी एंटी बॉन्डिंग, बाकी तो ऊपर सब खाली है। इसका मतलब -4 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, इस तरह से मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम N2 की बात करें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए क्या है ये डायामैग्नेटिक है। समझ गए मेरी बात? अगर आप इतनी बात समझ गए तो आप इस डायग्राम को आप समझते हुए, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप समझिए, समझते हुए भरिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 16, 16 का मतलब आप इस तरह से पहुंच गए, 16 इलेक्ट्रॉन आप भरते हुए जाइए और भरते भरते आप यहां तक पहुंच गए हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो आपका बॉन्डिंग 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 कैलकुलेट करो भैया, 10 इलेक्ट्रॉन आपको बॉन्डिंग मिलेंगे, 2 2 4 और 6 10, और 10 माइनस अगर आप यहाँ आइए तो 2 2, रुको, ये वाला जो आपको मिला ये एंटी बॉन्डिंग है ना, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है, आपको मिल गया 6, आपको मिल जाएगा भैया बॉन्ड ऑर्डर 2, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर आप यहाँ पर देखें इस सिचुएशन में
तो यहाँ पर आपको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए आपको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके पाई स्टार 2p/, पाई स्टार 2pz यहाँ मान लिया है, एक्स को इन्होंने मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लिया है, लेकिन इसको लेकर के आप परेशान ना हो, आपके बुक में pz लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने बनाते समय इस तरह से लिख गया है, क्योंकि याद हो ना px py pz लिखने की, तो इसीलिए लिख गया, जबकि बुक में pz को ही मॉलिक्यूलर एक्सिस मान करके सिग्मा 2pz लिखा गया, तो आप परेशान नहीं हो। यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है भैया, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। मेरे दोस्त, मेरी जो प्रॉब्लम थी एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक था, किसने समझाया, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनाया, उस तरह से उसने इलेक्ट्रॉन को फिल किया, और फिल करने पर उसको 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल गए, जो ये सेटिस्फाई कर रहे थे कि ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? आप यहाँ समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन एटम में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी जो 2 बॉन्ड है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका भी अगर मुझे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो एनर्जी लेवल डायग्राम आप बना करके अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करता है। अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करें, जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होंगे, एक दो एटम के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड, मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल, साथ ही साथ एटम पास पास आ जाएंगे तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और ये बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाएंगे, बॉन्ड छोटे हो जाएंगे। मैग्नेटिक नेचर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर भैया डायामैग्नेटिक। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक की यात्रा हम करते हुए आ गए तो आप हाइड्रोजन को भी आप भरते जाइए, समझ जाइएगा। हीलियम की बात करोगे, आप कैलकुलेट करोगे मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन भरते हुए आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में एक दूसरे से कैंसिल हो गया, यानी बॉन्ड ऑर्डर आपको मिला 0। 0 का मतलब हीलियम के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब He2 करके ये एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी हीलियम हीलियम ही है। समझ गए ना? आपने यहाँ कैलकुलेट करके देख लिया है। ये क्या है, He2 अनस्टेबल है, He2 क्या अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0। समझ पा रहे हो? B2 की बात करें तो B2 में आप बढ़ते हुए आराम से आप पढ़ते जा रहे हैं, और आपने अच्छे से देख लिया। अब देखो ध्यान से, जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग, का मतलब वो एक दूसरे के कैंसिल, जैसे सिग्मा 1s इससे गायब हो गया, 2s सिग्मा स्टार 2s से गायब होगा, यानी इसकी वजह से कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। अब जब आगे की ओर बढ़ते हो, क्योंकि B2 एटॉमिक नंबर 5 यानी 10 इलेक्ट्रॉन वाला केस है, आपने 14 से अंदर वाली बात की थी, 14 के अंदर वाली यहां तक आपने भरा, यानी यहां पर आपने जो इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं वो किस ऑर्बिटल में फिल किए हैं, पाई ऑर्बिटल में। इस तरह से आपने जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो बॉन्ड ऑर्डर आपको मिला 1। इसका मतलब जो P2 मॉलिक्यूल है, तो दोनों बोरान के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। अभी तक हमको ये जनरली समझ में आता था कि जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, उसके बाद जो बनता है वो पाई होता है, लेकिन ये मोटी ये भी समझा रही है यहाँ पर कि बोरान में जो दोनों एटम के बीच में, दोनों बोरान के बीच में जो एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका सिग्मा ना होकर के क्या है, पाई बॉन्ड है। क्योंकि आप देख रहे हो जो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो मेरी बात? सिमिलरली अगर आप C2 की बात करोगे तो भी वही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और फाइनली आप देख रहे हैं यहाँ से कैंसिल, इनसे इसका सिग्मा स्टार 1s इनसे कैंसिल, आपके पास बचे कितने, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको मिले हैं। और जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है किसमें, पाई ऑर्बिटल में। यहाँ पर आपने देख लिया 4/2 कितना मिल गया भैया, 2 बॉन्ड ऑर्डर। आप यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो भी वही मिलेगा। इसका मतलब जो आपका C2 है, इसमें कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड हैं, यानी 2 बॉन्ड हैं आपके पास, और डबल बॉन्ड में दोनों के दोनों पाई है, दोनों बॉन्ड क्या है, पाई है। यहाँ पर ये मत बोलना एक सिग्मा और एक पाई, जनरली जो हम जैसा बोलते हैं ऐसा केस यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए क्या है ये डायामैग्नेटिक। जबकि आप B2 की बात करो तो B2 में यहाँ पर 2 देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। यहाँ तक की आप यात्रा अच्छे से आप करते हुए आ रहे हैं पूरे एंजॉय के साथ। N2 का केस है, आप अपने हिसाब से सीक्वेंस आप चेंज कर दीजिए भैया, सीक्वेंस तो आपका वही रहेगा, कैलकुलेट करके आपने देख लिया है। अब हम आपसे ये भी पूछते हैं कि जब हम N2 लिख रहे हैं तो N2 पर प्लस लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, N2 पर माइनस लगा दो, N2 पर 2 माइनस लगा दो। ऐसी सिचुएशन में आप सीक्वेंस क्या करोगे भाई,
N2 में तो चलो मान लो कि 14 में से एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे यानी 13 इलेक्ट्रॉन है, आप 14 के अंदर वाला जो नियम है वो लागू कर दोगे। लेकिन जैसे आपने N2 की बात करी तो N2 माइनस, यानी देखो दीदी ध्यान से, इसके पास तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 तो इसके अपने वाले, माइनस की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या अब ये 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाला नियम लागू होगा? नहीं भैया, क्योंकि ये एक्चुअल में जो बना है वो N2 से बना है। N2 से बना होने का मतलब ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बना है, और 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक जोड़ करके आपने इसे 15 इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका मतलब इसमें जो सीक्वेंस लगाओगे वो 14 इलेक्ट्रॉन वाला सीक्वेंस, यानी इसी की तरह बनाते हुए यहाँ पर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरह से आप चेक करते हुए, आप इनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम इसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए तो वही चीज है, डिफरेंस बस इसी बात में है, ये जो ऑर्बिटल आपके हैं इनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद में आप देखोगे इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी समझ में आएगी, बॉन्ड ऑर्डर भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आप देख लीजिएगा भैया, से एक आपका बॉन्डिंग, एक आपका एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड वाले में है और फिर पाई वाले में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए भैया, सबकी बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, और बॉन्ड ऑर्डर से इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन आप कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड लेंथ कम, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम, क्योंकि एक्स्ट्रा अट्रैक्शन ये फील करेगा एक्स्ट्रा। यहाँ तक कि आप सारी स्टोरी आप समझ चुके हैं मेरे दोस्तों, तो इस ग्राफ को आप देखिए, समझिए और कैलकुलेट करके फिर आप इन सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। इनको आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में ये सारी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर के घटने बढ़ने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बिगड़ती है, बढ़ती है, और साथ ही साथ उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी प्रभावित होती है। अगर यहाँ तक की यात्रा आप मेरे साथ करते आए हैं तो आप हमें कुछ प्रश्नों के जवाब आप दे दीजिए। यहाँ पर आप देखिए, आपका ये जो मॉलिक्यूल है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 हो। यहाँ पर देखोगे भैया, यहाँ पर देखोगे भैया 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपको मिलेगा 1, तो भैया ये मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे, ये आप देख सकते हो। अब आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जो कि आपके बहुत काम आएगी, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए आप वो एनर्जी डायग्राम या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जरूर लिखिएगा। इसको आप कई बार लिख करके आप याद कर लीजिए। जो 14 इलेक्ट्रॉन वाला है, 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए कई बार लिख कर सीख लो, या 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाली जो बात है उसको भी सीख लीजिए। ट्रिक या शॉर्टकट आपका जो है वो शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ पर लिखे भैया 14 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा 3, इसके ऊपर आप घटाते जाइए 13, 12, 11, 10, आप हाफ हाफ कम करते जाइए 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, यहाँ पर वैसे बढ़ाते चले आइए 15, 2.5, 16, 2.0, 17, 1.5, 18, 1.0, फिर आप आगे चले आओ भैया, बताना पड़ेगा 0.5, 20, 00, आप आगे यहाँ से बढ़ते जाइएगा, यहाँ से भी आपका 9, 8, इस तरह से आपका जाएगा, और अपने आप यहाँ पर 9 पर क्या मिलेगा 0.5, 8 इलेक्ट्रॉन में आपको क्या मिलेगा 0। फिर आप 7 के लिए अपने हिसाब से कैलकुलेट करते करते आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक बात का ध्यान रखेंगे तो आपका यहाँ भी काम क्लियर हो जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर नंबर में है, पूर्णांक में है, तो क्या है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब पैरा मैग्नेटिक है। केवल एक केस, दो केस को छोड़ करके 10 इलेक्ट्रॉन वाला केस जो है ये, और 16 इलेक्ट्रॉन वाला केस है ये। यहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर एक इंटीजर वैल्यू मिलती है, उसके बाद भी ये क्या है पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज सब के सब डायामैग्नेटिक होते हैं। अगर पूर्णांक में है तो बाकी सब होंगे डायामैग्नेटिक, एक्सेप्शन खाली इन दोनों को छोड़ दीजिए तो।
और बाकी जितने भी फ्रैक्शन वाले हैं वो सबके सब पैरामैग्नेटिक हैं, बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी अपवाद के। रीजन आप इसको वहां पर आप करके देख सकते हैं। और फिर यहां से आपने खूब अच्छे से देख लिया किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बैंड थ्योरी या अदर थ्योरी से थोड़ा सा एडवांस है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम को ये एक्सप्लेन करती है जिसको वीवीटी या अदर थ्योरी से समझाने में सक्षम रही। आज की इस यात्रा में आप हमारे साथ इतनी देर तक रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।